हाँ, तो अब अपन बात करेंगे आपके इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी यानी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था जो बुक है ज्योग्राफी वाली, उसका चैप्टर नंबर 10 का कैप्सूल बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त। परिवहन और संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ध्यान रखना यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, लेकिन लाइव टेस्ट आपको ज़रूर देना है, क्योंकि लाइव टेस्ट में आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। बहुत सारी बातें इसमें फैक्ट ज़्यादा है, चैप्टर में बहुत ज़्यादा फैक्ट है, डाटा ज़्यादा है, इसलिए लाइव टेस्ट तो देना ही देना है। क्योंकि आंसर लिखोगे तो उसके अंदर कोई भी, जैसे बोल दिया साहब NH फर्स्ट, तो NH फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, क्या उसका नाम है, वो सब बातें लिखनी पड़ेगी ना, तो उसी वही लाइव टेस्ट में। इसलिए 101% आपको इसका लाइव टेस्ट देना है, जो आज शाम को आपको ठीक 9 बजे आपका हो जाएगा 9 PM, ठीक है ना। 9 PM आ जाना सभी जने लाइव टेस्ट में। देखो पहला क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे से पढ़ लें। लेकिन हाँ, एक खास और बात और बता दूं, मैंने इसमें 4-5 क्वेश्चन शॉर्ट भी लिए, छोटे लघुतरात्मक, वो इसलिए लिए हैं कि उनसे ही बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। कोई 2-3 को एक साथ पूछ लेगा कि 2-3 को मिला के दे सब आंसर दो, इसलिए ध्यान रखना सब क्वेश्चन आपको याद करना है। पहला है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। आजकल ये ज़्यादा है पाइपलाइन वाला, तो ये परिवहन का सस्ता भी सुविधाजनक साधन है। पहले अपन लाभ की बात करेंगे, एडवांटेज की, फिर अपन इसके नुकसान या हानियों की बात करेंगे। तो इट इज़ द चीप एंड करंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और दुर्गम क्षेत्रों, घने वनों, मरुस्थलों तथा पर्वतों पर भी इसका निर्माण संभव है। इसके द्वारा पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति बनी रहती है। सड़क व रेल परिवहन की सुविधा में इसमें कम टाइम लगता है और प्रदूषण रहित परिवहन का साधन है। और इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी द्रवित अवस्था में परिवर्तित करके परिवहन किया जा सकता है पाइपों के द्वारा, ठीक है, ये फायदा है। तो इट्स कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल इवन इन inaccessible areas, dense forest, desert and mountains, or through this an assured supply of sustenance in maintain. It takes less time in compared to road and rail transport, or it is a pollution free means of transport, or through them solid substance can also convert into liquid state and transport. कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है। एक बार पाइपलाइन बिछा देने के बाद में उसकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती, सही बात है। Once the pipeline is laid, its capacity cannot be increased. भूमिगत पाइपलाइन के मरम्मत करने में कठिनाई होती है। अगर कुछ कहीं पर लीकेज हो गया तो मुश्किल से उसकी वहाँ पर रिपेयरिंग बहुत मुश्किल से होती है। और पाइपलाइन से पदार्थों के रिसाव मतलब लीकेज का पता लगाना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। लीकेज का पता लगाना भी बहुत मुश्किल है और इसके द्वारा केवल लिक्विड पदार्थ ही बह सकते हैं, ओनली लिक्विड सब्सटेंस ही बह सकते हैं। कुछ एक ऐसे हानियाँ गिना सकते हो आप। और अगला क्वेश्चन है, भारत में उपग्रह संचार के विकास और उपयोग बताइए। स्टेट द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन इंडिया। उपग्रह का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो उपग्रह यह संचार का स्वयं में एक अलग माध्यम होने के साथ साथ संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करता है। वर्तमान में उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं सामरिक दृश्य प्राप्त होने के कारण उपग्रह संचार आर्थिक एवं सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। उपग्रह कितना यूज है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, चाहे वाईफाई के मामले में, चाहे इंटरनेट के, हर जगह इसका यूज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सैटेलाइट का। दे आर द सेपरेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज दे रेगुलेट द यूज ऑफ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। करंटली यूज ऑफ सैटेलाइट इन गेटिंग ए continuous and synoptic view of larger has made satellite area communication very vital for country due to the economic and strategy reasons, ठीक है। और बहुत आकृति और उद्देश्यों के आधार पर भारत की उपग्रह प्रणाली को दो वर्गों में, बेसिकली दो वर्गों में रखा जा सकता है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पस सैटेलाइट सिस्टम इंडिया इट कैन बी टू ग्रुप। कौन कौन से? पहला इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट और दूसरा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। ये दो हैं, ठीक है। एक तो सनसेट और इनसेट और दूसरा है आपका IRS। बात करते हैं इनसेट की। इनसेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनसेट इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, ठीक है। 1983 में स्टैब्लिश हुआ था ये। और ये दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों तथा अन्य आंकड़ों एवं कार्यक्रमों के लिए एक उपयोगी बहुउद्देशीय उपग्रह है। ध्यान रखना इनसेट का यूज क्या है। इनसेट का एक्चुअली यूज है इसका सैटेलाइट सिस्टम का, एक तो टेलीकम्युनिकेशन में यूज है और मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। इनसेट का जरूर आपको याद रखना है। दूसरा है भारतीय सुदूर संवेदन IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ये जो अपने बात सेकंड की बात की थी। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले भी इसमें ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहो तो एज इट इज हुबहू हिंदी भी लिख सकते हो, भारतीय सुदूर संवेदन। और वैसे वो इंग्लिश में लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS।
इस उपग्रह प्रणाली का प्रारंभ हुआ था मार्च 1988 में, ठीक है, जब पहला IRS जिसका नाम फर्स्ट ए, ठीक है, फर्स्ट ए उपग्रह रूस के बैकानूर से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। वर्तमान में भारत ने भी अपना खुद का प्रक्षेपण वाहन PSLV, ठीक है ना, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये PSLV फुल फॉर्म है, ये भी विकसित कर लिया है भारत खुद ने अपना पर्सनल, ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब है उपग्रह के कुछ उपयोग, उपग्रह के सैटेलाइट यूज। तो उपग्रहों के विकास और उपयोग के द्वारा संचार तंत्र में क्रांति आ गई है। उपग्रह अनेक वर्णक्रमीय समूह यानी जिसको अपन स्पेक्ट्रल बैंड कहते हैं उसको एकत्रित करके विभिन्न उपयोगों के लिए भू स्टेशनों पर संप्रेषित करते हैं। देश में हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट रेसिंग एजेंसी NRSA आंकड़ों के अधिग्रहण एवं प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराती है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए भी ये बहुत उपयोगी हो गए हैं। यानी कि क्या क्या काम समझ में आ गया ना आपको। Revolution has come in the communication system by the development and use of satellites, or these satellites collect data in several spectral bands and transmit them to ground station for various uses. The National Remote Sensing Center NRSC in Hyderabad provides facilitated for acquisition of data and its processing, और these are very useful in the management of natural resources। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए भी सैटेलाइट या उपग्रह का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इससे जानकारी मिल जाती है हमें कि कहाँ पर तो फॉरेस्ट डेजर्ट इलाका है, कहाँ पर हरा भरा है, कहाँ पर हरा भरा निकल खत्म हो रहा है, वो सब हमें इससे पता लग जाए। ऐसे एक उपयोग और देख लेते हैं अपन, और इस प्रकार ये नीचे वाला नहीं देखना नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया है, गलती हो गई इसमें। इस प्रकार उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की चौकसी आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है। भाई जैसे कहीं पर भी नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर हो रही हो तो अपन ऊपर से देख सकते हैं, जैसे कहाँ पर बाढ़ का इलाका है, सब मतलब फोटो ले सकता है, चित्र डायग्राम आ जाएंगे वहाँ से, तो फोटो खींच लेगा तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है OIL, ठीक है, OIL क्या है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित OIL अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन का कार्य करती है। इसे 1959 में कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस engaged in the exploration, production and transportation of the crude oil and natural gas. It was incorporated in 1959 as a company. मैं ये अब क्वेश्चन को छोटे ले रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे कि OIL ले लिया, अभी पूरा नहीं हुआ है। एशिया की पहली 11,157 किलोमीटर लंबी देश पारी पाइपलाइन का निर्माण OIL द्वारा ही किया गया था, और ये पाइपलाइन असम के नहर कटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक थी। और इसके अतिरिक्त OIL द्वारा नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक 660 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो ये OIL के द्वारा काम किए जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल डाल देना, ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन है भारतमाला योजना का, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस एक छोटी सी मिस्टेक इसमें रही है कि हिंदी मीडियम वाली बुक में 900 किलोमीटर जबकि 9,000 किलोमीटर कर लेना है। हालांकि अभी डेटा चेंज होते रहते हैं, लेकिन अपन को NCERT बुक, नई NCERT इंग्लिश मीडियम वाली बुक के अकॉर्डिंग चलना है, वो ठीक कर लेना, 9,000 किलोमीटर। तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास या सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना, ये भारतमाला योजना का प्रमुख लक्ष्य है। दूसरा, पिछड़े इलाकों, धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना भी इसी में आती है। सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 1500 बड़े पुलों तथा 200 रेल और ब्रिज, रेल अंडर ब्रिज का निर्माण करना, और लगभग 9,000 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालयों को जोड़ने की योजना भी भारतमाला के अंतर्गत है। इससे कुछ लक्ष्य या कुछ योजनाएं हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड्स अलोंग कोस्टल बॉर्डर्स एरियाज इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स। दूसरा, बैकवर्ड एरिया रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस कनेक्टिविटी प्रोग्राम। तीर्थस्तंभम परियोजना, ये देखो भारतमाला है वैसे तो, सेतु भारतम परियोजना, इसको थोड़ा ठीक करें इंग्लिश में, सेतु भारतम परियोजना। चाहो तो आप लिख सकते हैं ये सेतु भारतम परियोजना, ऐसा तो स्पेस नहीं लगा, बाकी समझ जाना आप, ठीक है। सेतु भारतम परियोजना which is for the construction of about 1500 मेजर ब्रिज and 200 रेल और ब्रिज, रेल अंडर ब्रिज। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ डेवलपमेंट अबाउट 9,000 किलोमीटर न्यूली डिक्लेयर्ड नेशन हाईवेज, ठीक है। ये इसके भारतमाला योजना के मेन या भारतमाला स्कीम के मेन प्रमुख लक्ष्य ऑब्जेक्टिव हैं। एक है कोंकण रेलवे।
कोंकण रेलवे की विशेषता बताइए, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ कोंकण रेलवे। तो भारत में कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में किया गया तथा ये 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। ये सब बातें आज की लाइव टेस्ट में और मिलेगी आपको, यही मैं कह रहा हूँ, लाइव टेस्ट जरूर देना है। कोंकण रेलवे को अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है और यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इन इंडिया द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे वॉज डन इन 1998। इट इज 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट कनेक्टिंग रोहा इन महाराष्ट्र टू मंगलोर इन कर्नाटका। It considered as engineering marvel. It crosses 146 rivers, streams, nearly 2,000 bridges and 91 tunnels. Asia's largest tunnel, which is nearly 6.5 kilometer long, also lies on this route. Or the state of Maharashtra, Goa and Karnataka are partner undertaking. लग सकते हिंदी में नहीं लिखा है कि जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक जो इसके मतलब भागीदार हैं, साझेदार हैं। ठीक है, अगला कडल क्या है, लिखिए। व्हाट इज कडल? कडल राज्य केरल राज्य में स्थित पश्च जल कडल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। द बैक वाटर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला इज कॉल्ड कडल, वो कहलाता है, केरला में बैक वाटर है ये, पश्च जल। ठीक है, और कडल का अंतःस्थलीय जल मार्गों में अपना एक विशिष्ट महत्व है। ये परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, जिसको वलामकाली, ठीक है, वलामकाली भी पश्च जल में आयोजित की जाती है। पश्च जल एक तरीके से कहता है ना कि वो कीचड़ वाला जैसा जल होता है। ठीक है, वो भी यहीं पर जो है नौका दौड़ इसी में होती है। बैक वाटर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला हो गया। सिग्निफिकेंट हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इनलैंड वाटरवे। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग cheap means of transport, they are also attracting a large number of tourists in Kerala. The famous Nehru Trophy boat race, जिसको अपन बोल सकते हैं वलामकाली, ठीक है, वलामकाली इज ऑल्सो हेल्ड इन द बैक वाटर्स। एक है पवन हंस, पवन हंस के ऊपर भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। संक्षिप्त टिप्पणी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पवन हंस। पवन हंस क्या है, ये तो हेडिंग है पवन हंस। पवन हंस वायु परिवहन का एक साधन है। यह एक हेलीकॉप्टर सेवा है, ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा उपलब्ध कराता है। उत्तर पूर्व सेक्टर में पर्यटकों द्वारा इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ध्यान रखना। पवन हंस इज अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। पवन हंस इज द हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग इन हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों में, एंड इज वाइडली यूज्ड टू टूरिस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर। इन एडिशन, Pawan Hans Limited mainly provides helicopter service to petroleum sector and for tourism। ठीक है, ये भी दोनों के लिए भी काम आती है। एक है भारत में विकसित की जा रही राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया। तो राष्ट्रीय महामार्ग केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित होते हैं। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय मार्ग जो होते हैं, नेशनल हाईवे हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। जो भी टैक्स आएगा, टोल टैक्स आएगा, जितना भी आएगा वो सब केंद्र सरकार के पास में जाता है। और ये सड़कें राज्यों की राजधानियां, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पतन इन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों को आपस में जोड़ने के साथ सामरिक क्षेत्रों में भी रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बड़ी बड़ी सिटीज में ही नेशनल हाईवे होते हैं, जैसे बड़ी राजधानी जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे बड़ी बड़ी राजधानियों को नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। हर गाँव वगैरह में नहीं चलते ये। और जैसे अगर मिलिट्री को सामरिक सुविधा के लिए कुछ करना हो तो भी नेशनल हाईवे चलते हैं। और राष्ट्रीय महामार्गी के विकास, रखरखाव तथा परिचालन के लिए 1995 में भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना भी की गई थी। कब? 1995 में भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जो इन नेशनल हाईवेज की निगरानी करता है, देखरेख करता है। यह प्राधिकरण भूतल परिवहन यानी अंडरग्राउंड मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है, ठीक है, यानी कि द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। NHAI शॉर्ट में फुल फॉर्म भी पूछ जा सकती है। NHAI क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ठीक है, वॉज ऑपरेशनाइज इन 1995। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सरफेस ट्रांसपोर्ट के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और एक है NHAI ने विभिन्न चरणों में देश के कुछ प्रमुख परियोजनाओं को निम्नानुसार शुरू किया।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है। NHI कौन कौन सबसे इंपॉर्टेंट है? गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वेलेटर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 या 6 लेन वाली 4 या 6 लेन, मतलब एक साथ 4 या 6 गाड़ियां चल सकती है वो लेन वाली उच्च सघनता के यातायात गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। और ये परियोजना देश के 4 विशाल महानगर कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 बड़े शहरों को आपस में जोड़ने वाली है। और स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के बाद भारत के इन महानगरों के मध्य टाइम कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगी, यातायात में आने वाली जितनी भी लागत है सब कम होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज। दूसरा, उत्तर दक्षिण गलियारा। इस गलियारे का मुख्य उद्देश्य जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, कोच्चि, सैलम पर्वतखंड सहित उसको आपस में जोड़ता है। और ये गलियारा लगभग 4016 किलोमीटर लंबा है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स। फिर पूर्व पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये गलियारा लगभग 3640 किलोमीटर लंबा है और इसके माध्यम से असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ा जा रहा है। इनके मध्य की दूरी को कम। ध्यान रखना कि इसकी लंबाई कितनी है और ये किन 2 बड़े शहरों को आपस में जोड़ रहा है, इनको मत भूल जाना, इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये था अपना क्वेश्चन कौन सा? NHI के द्वारा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा कैप्सूल है, ज्यादा बड़ा कैप्सूल नहीं था। जबरदस्त तरीके से पढ़ लेना। इसके 2 चैप्टर और बच रहे हैं, 11 और 12वां। उसके बाद में अपनी ये जो वर्ल्ड पॉलिटी या ऐसा मान लीजिए कि ज्योग्राफी का पोर्शन भी अपना कैप्सूल सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।